स्वागत है आपका लाइट ज्योति चैनल पर। आप जितना भारत को जानते हैं, असल में ये देश उससे कहीं ज्यादा रहस्यमयी है। यहाँ हर पहाड़ी, झील और गुफा में ऐसे राज छुपे हैं जिन्हें सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जैसे एक झील जिसमें सैकड़ों कंकाल पड़े हैं, एक पुल जो जिंदा है, एक गुफा जो खुद संगीत बजाती है और बारिश जो खून जैसी लाल थी। अब ये आपके ऊपर है। हिम्मत है तो मेरे साथ आखिर तक चलिए, वरना अधूरी कहानी आपके दिमाग में हमेशा खटकती रहेगी। चलो सबसे पहले चलते हैं देवभूमि उत्तराखंड की गोद में, करीब 16,500 फीट की ऊंचाई पर। यहाँ बर्फीली चोटियों के बीच एक झील है, रूपकुंड। पहली नजर में देखोगे तो लगेगा कि जन्नत का कोई टुकड़ा है। साफ पानी, चारों तरफ बर्फ की चादर। लेकिन जैसे ही गर्मियाँ आती हैं और बर्फ पिघलती है, इस झील का असली खौफनाक चेहरा सामने आता है। पानी के नीचे और किनारों पर बिखरे पड़े हैं सैकड़ों इंसानी कंकाल। जी हाँ, हड्डियां, खोपड़ियां, एक दो नहीं, पूरे 600 से 800 लोगों के अवशेष। ये कंकाल है किसके? ये लोग कौन थे? और सबसे बड़ा सवाल, इनकी मौत कैसे हुई? सालों तक ये एक अनसुलझी पहेली बनी रही। कुछ ने कहा कि ये किसी राजा की सेना थी जो बर्फीले तूफान में फंस गई। कुछ ने कहा कि ये कोई तीर्थ यात्रियों का दल था जो रास्ता भटक गया। स्थानीय लोक कथाओं में नंदा देवी के प्रकोप की कहानी सुनाई जाती है कि इन लोगों ने यहाँ कोई ऐसी गलती की जिससे देवी नाराज हो गई और उन्होंने ओलों का ऐसा कहर बरसाया कि कोई नहीं बच पाया। सालों तक ये सब कहानियां ही थी, लेकिन फिर हुई साइंस की एंट्री। जब इन कंकालों की कार्बन डेटिंग और डीएनए जांच हुई तो रहस्य और भी गहरा गया। पता चला कि ये सारे कंकाल एक ही समय के नहीं हैं। कुछ कंकाल 9वीं सदी के हैं तो कुछ 19वीं सदी के, और ये सब एक ही जगह के लोग भी नहीं थे। कुछ का डीएनए दक्षिण एशिया के लोगों से मिलता था तो कुछ का यूरोप और ग्रीस के लोगों से। सोचो, अलग अलग समय पर दुनिया के अलग अलग कोनों से आए लोग एक ही झील के पास आकर क्यों और कैसे मरे? सबसे हैरान करने वाली थ्योरी तब सामने आई जब कुछ खोपड़ियों की जांच हुई। उन पर क्रिकेट की गेंद जैसे किसी गोल और भारी चीज से लगी चोट के निशान थे। इससे उस पुरानी कहानी को बल मिला कि शायद इन सब लोगों की मौत अचानक हुई, एक भयानक ओलावृष्टि से हुई थी। लेकिन फिर भी सवाल वही का वही है, इतने सारे लोग अलग अलग वक्त पर उस वीरान जगह पर आखिरकार क्या रहे थे? रूपकुंड आज भी अपनी बर्फीली गहराइयों में इस राज को दबाए खामोश है। अब उत्तराखंड के पहाड़ों से निकलकर चलते हैं पूरब की तरफ, मेघालय की हरी भरी वादियों में। यहाँ दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश होती है। नदियाँ और झरने हर वक्त उफान पर रहते हैं। ऐसे में नदी पार करना किसी चुनौती से कम नहीं। तो यहाँ के खासी और जयंतिया जनजाति के लोगों ने जो तरीका निकाला वो किसी अजूबे से कम नहीं है। उन्होंने पुल बनाए, लेकिन सीमेंट और लोहे से नहीं, बल्कि पेड़ों की जिंदा जड़ों से। जी हाँ, जिंदा पुल। ये लोग फिकस इलास्टिका नाम के एक खास रबर ट्री की जड़ों को सालों तक, पीढ़ी दर पीढ़ी एक खास दिशा में बढ़ने के लिए गाइड करते हैं। वो खोखले सुपारी के तनों का इस्तेमाल करके जड़ों को नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचाते हैं। और फिर शुरू होता है कुदरत और सब्र का असली खेल। धीरे धीरे, साल दर साल, ये जड़ें आपस में लिपटकर एक दूसरे में गुंथकर इतनी मजबूत हो जाती हैं कि एक पूरे पुल का ढांचा तैयार हो जाता है। इन पुलों को पूरी तरह तैयार होने में 15 से 20 साल लग जाते हैं और ये वक्त के साथ कमजोर नहीं बल्कि और ज्यादा मजबूत होते जाते हैं, क्योंकि ये पुल जिंदा है, ये सांस लेते हैं, ये बढ़ते हैं। इनमें से सबसे खास है नोंगरियात गांव का डबल डेकर ब्रिज, यानी एक पुल के ठीक नीचे एक और पुल। ये इंजीनियरिंग का ऐसा नमूना है जिसे देखकर बड़े बड़े इंजीनियर भी दांतों तले उंगली दबा लें। जब आप इस पुल पर चलते हैं तो आपको एहसास होता है कि आप किसी मरी हुई लकड़ी पर नहीं बल्कि एक जीवित चीज के ऊपर चल रहे हैं। ये पुल इंसान और प्रकृति के बीच के उस रिश्ते की कहानी कहते हैं जिसे हम शहरों में रहकर शायद भूल चुके हैं। ये कोई रहस्य नहीं बल्कि एक जीता जागता चमत्कार है जो हमें सिखाता है कि अगर हम कुदरत के साथ मिलकर चले तो वो क्या कुछ नहीं कर सकती। चलिए अब चलते हैं भारत के दिल छत्तीसगढ़ के बस्तर में। यहाँ कंगेर घाटी नेशनल पार्क के घने जंगलों में छिपी है एक ऐसी गुफा
जिसका राज उसकी बनावट में नहीं बल्कि उसकी दीवारों से आती आवाज में है। इस गुफा का नाम है कैलाश गुफा। करीब 200 मीटर लंबी और 35 मीटर गहरी इस गुफा के अंदर जब आप पहुंचते हैं तो आपको लगता है कि आप किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। चारों तरफ अजीबोगरीब आकृतियां हैं जिन्हें स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट कहते हैं। ये चट्टानों से टपकते पानी में मौजूद चूने के जमने से हजारों सालों में बनती है। लेकिन इस गुफा का असली जादू तब शुरू होता है जब आप इसकी दीवारों को हल्के से ठोकते हैं। दीवारों से किसी संगीत के वाद्य यंत्र जैसी मधुर आवाजें निकलती हैं, जैसे कोई सितार या वीणा बजा रहा हो। गुफा के अलग अलग हिस्सों को थपथपाने पर अलग अलग सुर निकलते हैं। ऐसा लगता है मानो पूरी गुफा ही संगीत से बनी हो। वैज्ञानिक कहते हैं कि ऐसा गुफा की दीवारों की खोखली बनावट और चूना पत्थर की खास प्रॉपर्टीज की वजह से होता है। लेकिन स्थानीय आदिवासी लोगों के लिए ये कोई विज्ञान नहीं, ये भगवान शिव का निवास है। उनका मानना है कि इन दीवारों से आने वाला संगीत स्वयं शिव के डमरू की ध्वनि है। इसीलिए इस गुफा का नाम भी कैलाश गुफा रखा गया है। अंधेरी गहरी गुफा के अंदर जब ये संगीतमय आवाजें गूंजती हैं, तो एक अजीब सा रहस्यमयी और आध्यात्मिक माहौल बन जाता है। ये जगह एक सवाल खड़ा करती है, क्या प्रकृति सिर्फ खूबसूरत हो सकती है या वो एक संगीतकार भी हो सकती है? अब रेगिस्तान की तपती धरती राजस्थान की ओर रुख करते हैं। जयपुर के पास आभानेरी गांव में एक ऐसी बावड़ी है जो आपको हैरान कर देगी। इसका नाम है चांद बावड़ी। ये भारत की सबसे गहरी और सबसे बड़ी बावड़ियों में से एक है। इसे बावड़ी कहना शायद इसकी शान में गुस्ताखी होगी। ये जमीन के अंदर बना एक उल्टा पिरामिड है, एक भूल भुलैया है। 13 मंजिल गहरी इस बावड़ी में 3500 सीढ़ियां हैं जो एक परफेक्ट जियोमेट्रिक पैटर्न में बनी है। जब आप ऊपर से नीचे देखते हैं तो इन सीढ़ियों का जाल आपको सम्मोहित कर लेता है। एक पल को यकीन नहीं होता कि इसे इंसानों ने बनाया है। इन सीढ़ियों को इस तरह बनाया गया है कि अगर आप एक बार नीचे उतर गए तो वापस उसी रास्ते से ऊपर आना लगभग नामुमकिन है। आप रास्ता भटक ही जाएंगे। कहते हैं कि इस बावड़ी को राजा चांद ने 8वीं 9वीं सदी में बनवाया था ताकि पानी की कमी वाले इस इलाके में साल भर पानी जमा रह सके। इसकी गहराई की वजह से नीचे का पानी हमेशा ऊपर की सतह से 5 से 6 डिग्री ठंडा रहता था। ये सिर्फ एक कुआं नहीं था, ये एक कम्युनिटी सेंटर था जहां लोग गर्मी से बचने और एक दूसरे से मिलने आते थे। लेकिन इस बावड़ी से जुड़ी कहानियां इसके आर्किटेक्चर से भी ज्यादा रहस्यमयी हैं। कुछ स्थानीय लोगों का मानना है कि इसे इंसानों ने नहीं बल्कि भूतों ने सिर्फ एक रात में बनाया था। शायद इसकी बनावट इतनी जटिल और परफेक्ट है कि लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि कोई इंसान ऐसा कर सकता है। आज भी सूरज ढलने के बाद यहाँ कोई नहीं रुकता। इस बावड़ी की सीढ़ियों में न जाने कितने राज और कितनी कहानियां दफन हैं, जो शायद हमेशा के लिए एक पहेली ही बनकर रह जाएंगी। अब मेरे गृह राज्य गुजरात की तरफ आते हैं। गिर के जंगल के पास अमरेली जिले में एक जगह है तुलसी श्याम। यहाँ एक 3000 साल पुराना कृष्ण मंदिर है, लेकिन लोग यहाँ सिर्फ दर्शन करने नहीं आते बल्कि एक अजीबोगरीब घटना को अपनी आँखों से देखने आते हैं। यहाँ एक पहाड़ी सड़क है जो साफ साफ चढ़ाई की तरफ जाती हुई दिखती है। लेकिन अगर आप इस सड़क पर अपनी गाड़ी को न्यूट्रल में खड़ा कर दे, इंजन बंद कर दे, तो गाड़ी नीचे ढलान की तरफ लुढ़कने के बजाय अपने आप ऊपर चढ़ाई की तरफ चलने लगती है। जी हाँ, गुरुत्वाकर्षण के नियम के खिलाफ गाड़ी ऊपर की तरफ खींची चली जाती है, और वो भी 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। लोग पानी की बोतलें सड़क पर लुढ़काते हैं और पानी भी नीचे की बजाय ऊपर की ओर बहने लगता है। इस जगह को एंटी ग्रेविटी हिल कहा जाता है। पहली बार देखने पर ये किसी जादू या चमत्कार से कम नहीं लगता। लोग इसे भगवान कृष्ण का चमत्कार मानते हैं, लेकिन विज्ञान इसके पीछे एक अलग ही कहानी बताता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये कोई एंटी ग्रेविटी नहीं बल्कि एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, यानी नजरों का धोखा। असल में ये सड़क हल्की सी ढलान पर ही है, लेकिन आसपास के लैंडस्केप और क्षितिज हराइजन के छिपे होने की वजह से हमारा दिमाग इसे चढ़ाई समझ बैठता है। जो हमें ऊपर की तरफ लगता है वो असल में नीचे की तरफ होता है। भारत में लद्दाख में भी ऐसी ही एक मैग्नेटिक हिल है। वजह चाहे जो भी हो, चमत्कार हो या विज्ञान, अपनी आंखों के सामने गाड़ी को बंद इंजन के साथ चढ़ाई पर चढ़ते देखना एक ऐसा अनुभव है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देता है कि जो हम देखते हैं क्या वो हमेशा सच होता है। चलो दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं, तमिलनाडु के महाबलीपुरम में। यहाँ समंदर किनारे एक विशालकाय गोलाकार चट्टान है
जो एक छोटी सी ढलान पर एक बहुत ही छोटे से बेस पर टिकी हुई है। इसका नाम है वान इराई कल, यानी आसमान के देवता का पत्थर, लेकिन लोग इसे कृष्णा बटर बॉल के नाम से ज्यादा जानते हैं। ये चट्टान करीब 20 फीट ऊंची और 5 मीटर चौड़ी है और इसका वजन है लगभग 250 टन। हैरान करने वाली बात यह है कि ये विशाल पत्थर पिछले 1200 सालों से भी ज्यादा वक्त से इसी ढलान पर इतने छोटे से संपर्क बिंदु पर टिका हुआ है, जैसे इसने ग्रेविटी के सारे नियमों को ठेंगा दिखा रखा हो। देखकर लगता है कि एक हल्का सा धक्का भी इसे नीचे लुढ़का देगा, लेकिन बड़े बड़े तूफान और सुनामी भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। पौराणिक कहानियां कहती हैं कि ये भगवान कृष्ण के बचपन की शरारतों का नतीजा है। जब वो मक्खन चुरा कर खाते थे तो उनका मक्खन का एक गोला यहाँ गिरकर पत्थर बन गया। इतिहास में इस पत्थर को हटाने की कई कोशिशें हुई। 1908 में मद्रास के गवर्नर आर्थर लॉली ने इसे अपनी जगह से हटाने के लिए 7 हाथियों की ताकत लगा दी, लेकिन पत्थर 1 इंच भी नहीं हिला। आज ये पत्थर वहीं खड़ा है, विज्ञान और तर्क को एक खुली चुनौती देते हुए। ये कैसे रुका है? इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसे कैसे संतुलित करता है? ये सवाल आज भी भूवैज्ञानिकों को हैरान करते हैं। ये पत्थर सिर्फ एक चट्टान का टुकड़ा नहीं, ये कुदरत की ताकत और संतुलन का एक जीता जागता सबूत है। अब बिहार के ऐतिहासिक शहर राजगीर की यात्रा करते हैं। यहाँ वैभरगिरी पहाड़ी की तलहटी में 2 गुफाएं हैं, जिन्हें सोन भंडार यानी सोने का खजाना कहा जाता है। माना जाता है कि ये गुफाएं 3री या 4थी सदी की हैं और इनका संबंध जैन धर्म से है, लेकिन इनका रहस्य इनके इतिहास में नहीं बल्कि इनके नाम में छिपा है। कहानियों के अनुसार मगध के महान राजा बिंबिसार के पास बेशुमार सोना और जवाहरात थे। जब उनके बेटे अजातशत्रु ने उन्हें कैद कर लिया तो उनकी पत्नी ने सारा खजाना इसी गुफा में कहीं छिपा दिया। गुफा की एक दीवार पर एक दरवाजा बना हुआ है जिसे आज तक कोई खोल नहीं पाया। उसी के पास शंख लिपि में कुछ लिखा है जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। लोगों का मानना है कि इसी लिखावट में इस दरवाजे को खोलने का राज छिपा है। अंग्रेजों के जमाने में उन्होंने इस दरवाजे को तोड़ने के लिए तोप के गोले तक दागे, लेकिन दरवाजे का कुछ नहीं बिगड़ा। आज भी आप तोप के गोले का वो निशान उस चट्टान पर देख सकते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये खजाना आज भी अंदर महफूज है और उस पहेली के सुलझने का इंतजार कर रहा है। क्या सच में अंदर कोई खजाना है या ये सिर्फ एक कहानी है? और अगर खजाना है तो उसे छिपाने के लिए ऐसी कौन सी तकनीक इस्तेमाल की गई थी कि तोप के गोले भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके? सोन भंडार की ये गुफाएं अपने सीने में सिर्फ सोने का ही नहीं बल्कि इतिहास और रहस्य का भी एक बहुत बड़ा खजाना छिपाए बैठी है। भारत के एक और दिल कहे जाने वाले राज्य मध्य प्रदेश की ओर बढ़ते हैं। यहाँ सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के पास अंबादेवी रॉक शेल्टर्स नाम की जगह है। यहाँ गुफाओं की दीवारों पर हजारों साल पुराने शैल चित्र बने हैं जो हमारे पूर्वजों की जिंदगी की कहानी कहते हैं। इन चित्रों में शिकार करते हुए इंसान, नाचते गाते लोग और बाघ, हिरण जैसे कई जानवर बने हैं। ये सब तो सामान्य है और भारत की कई दूसरी गुफाओं में भी मिलता है, लेकिन यहाँ एक चित्र ऐसा है जो इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के होश उड़ा देता है। इस चित्र में एक लंबी गर्दन और लंबी पूंछ वाला एक विशाल जानवर बना है जिसके साथ एक इंसान भी खड़ा है, शायद उसे नियंत्रित करते हुए। ये जानवर हूबहू एक डायनासोर जैसा दिखता है, खासकर सौरोपॉड डायनासोर जैसा। अब यहीं से सबसे बड़ा रहस्य शुरू होता है। हम सब जानते हैं कि डायनासोर तो 6.5 करोड़ साल पहले ही खत्म हो गए थे, जबकि इंसान का विकास तो बहुत बाद में हुआ। तो फिर हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने डायनासोर का चित्र कैसे बना दिया? क्या उस वक्त भी कुछ डायनासोर जिंदा बचे हुए थे जो इंसानों के साथ रहते थे, या फिर हमारे पूर्वजों को कहीं से डायनासोर के जीवाश्म मिले थे और उन्होंने अपनी कल्पना से ये चित्र बना दिया? ये थ्योरी भी थोड़ी अजीब लगती है क्योंकि जीवाश्म से पूरे जानवर का इतना सटीक अंदाजा लगाना उस जमाने में लगभग नामुमकिन था। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये चित्र एलियंस या टाइम ट्रैवल जैसी किसी चीज का सबूत है। वजह जो भी हो, ये एक छोटा सा चित्र हमारे इतिहास की पूरी समझ पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा देता है। अब चलते हैं गॉड्स ओन कंट्री केरल। साल 2001 में 25 जुलाई से 23 सितंबर के बीच केरल के इडुक्की और कोट्टायम जिलों में
एक बहुत ही अजीब घटना हुई। यहाँ सामान्य पानी की जगह आसमान से लाल रंग की बारिश हुई। जी हाँ, खून जैसी लाल बारिश। पहले तो लोगों को लगा कि किसी फैक्ट्री से निकले प्रदूषण की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन जब जांच हुई तो पता चला कि ये कोई केमिकल नहीं है। बारिश के पानी में माइक्रोस्कोप से देखने पर लाल रंग के कण दिखाई दिए जो किसी जीवित कोशिका जैसे लग रहे थे। इस पर रिसर्च शुरू हुई। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि ये हवा में मौजूद किसी खास तरह के शैवाल के कण हैं, तो कुछ ने कहा कि ये किसी उल्कापिंड के फटने से निकले कण हो सकते हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली और विवादित थ्योरी दी महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी के एक साइंटिस्ट गॉडफ्रे लुइस ने। उन्होंने दावा किया कि ये कण कोई और नहीं बल्कि पृथ्वी के बाहर से आए एलियन जीव है। उनकी थ्योरी के मुताबिक कोई उल्कापिंड अपने साथ इन बाहरी जीवों की कोशिकाओं को लेकर आया था जो वायुमंडल में फटा और ये कोशिकाएं बारिश के पानी के साथ जमीन पर आ गिरी। उनकी इस थ्योरी ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। हालांकि ज्यादातर वैज्ञानिक समुदाय उनकी इस बात से सहमत नहीं है, लेकिन आज भी ये सवाल बना हुआ है कि वो लाल कण आखिर थे क्या? अगर वो शैवाल थे तो वो इतनी बड़ी मात्रा में और सिर्फ एक खास इलाके में ही क्यों बरसे? केरल की वो लाल बारिश आज भी विज्ञान के लिए एक अनसुलझी पहेली है जो हमें याद दिलाती है कि इस ब्रह्मांड में हम अकेले हैं या नहीं। इसका जवाब शायद हमें अभी तक नहीं मिला है। और अब हमारा आखिरी पड़ाव वापस देवभूमि उत्तराखंड में चंपावत जिले में स्वामी विवेकानंद आश्रम के पास एक शांत और खूबसूरत झील है जिसका नाम है श्यामला ताल। पहली नजर में ये एक आम झील जैसी ही लगती है, लेकिन इस झील का रहस्य इसके पानी में तैरती एक चीज है। इस झील के बीच में जमीन का एक टुकड़ा तैरता रहता है। जी हाँ, एक तैरता हुआ द्वीप। ये द्वीप अपनी जगह बदलता रहता है, कभी झील के इस कोने में तो कभी उस कोने में। स्थानीय लोग इसे कुदरत का करिश्मा मानते हैं और इसके साथ कई कहानियां जुड़ी हैं। कुछ लोग इसे दैवीय शक्ति का प्रतीक मानते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि ये कोई द्वीप नहीं बल्कि आपस में जुड़ी हुई वनस्पतियों और घास फूस का एक बड़ा गुच्छा है जो जड़ों और मिट्टी के साथ मिलकर एक ठोस सतह जैसा बन गया है। इसे पीठ कहते हैं और ये हल्का होने की वजह से पानी पर तैरता रहता है। हवा और पानी के बहाव के साथ ये अपनी जगह बदलता रहता है। लेकिन सोचिए, उस शांत झील के बीच में जमीन के एक टुकड़े को अपनी मर्जी से यहाँ से वहाँ तैरते देखना कितना अजीब और रहस्यमय लगता होगा। ये जगह हमें बताती है कि रहस्य हमेशा बड़े और डरावने नहीं होते। कभी कभी वो कुदरत के शांत और खूबसूरत नजारों में भी छिपे होते हैं, बस देखने वाली नजर चाहिए। तो दोस्तों, ये थी भारत की 10 सबसे रहस्यमय जगहें। ये वो जगहें हैं जहाँ इतिहास, विज्ञान, विश्वास और रहस्य आपस में ऐसे घुल मिल गए हैं कि सच और कहानी के बीच की लकीर धुंधली पड़ जाती है। ये हमें बताती है कि हमारा देश सिर्फ वो नहीं जो हम किताबों में पढ़ते हैं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहरा और रहस्यमय है। अपडेट और नई वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।